आपके बेस्ट एफर्ट्स तब निकल कर आते हैं जब बात सर्वाइवल पर आ जाए। तो क्या ऐसा ही रशिया के साथ है? ब्रिक्स का रीसेंट एक्सपेंशन उन देशों के लिए और खुद रशिया के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसका क्या इंपैक्ट हम देखने वाले हैं आने वाले 10 सालों में? आज से 20 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में मेजर पावर होगा। साउथ अफ्रीका मेजर रोल प्ले करेगा डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में। डब्ल्यूटीओ की संधियां यानी कि जैसे ट्रिप्स, पब्लिक हेल्थ, ऐसे इश्यूज पर पूरे के पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा साउथ अफ्रीका, नहीं सोचा गया था। लेकिन ब्रिक्स से वो संभव हुआ। आने वाले समय में क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू। कम टू ब्रिक्स। 41.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है ये, राइट? और दुनिया के हर एक देश को अपनी इकोनॉमी को तो चलाना है। और क्या केवल अपनी इकोनॉमी में सामान बेचकर चल जाएगा? क्या उससे प्रॉफिट बन जाएगा? क्या उससे इकोनॉमिक पावर बन जाएगा कोई देश? नहीं। तो ऐसे में रिलेशंस ऐसे देशों के साथ जरूरी हैं जहां पर थ्राइविंग मार्केट है। और थ्राइविंग मार्केट ब्रिक्स नेशंस हब है एक तरीके से उसका। 26.7% ऑफ लैंड मास, और इस लैंड मास पर क्या है? रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे मिनरल्स हो, यहां पर मौजूद है। तो इस दिशा से यह महत्वपूर्ण है। मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा जो नॉर्वे के न्यूज़पेपर ने दी। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स की अभी रिसेंट मीटिंग हो रही है ना साउथ अफ्रीका में, इट रिप्रेजेंट ऑथोरिटेरियन और रिवाइवलिस्ट लीडर्स। मतलब कह रहे हैं कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? कुछ ऑथोरिटेरियन और कुछ रिवाइवलिस्ट लीडर इसके लीडर बने हुए हैं। यानी कि रशिया और चाइना की तरफ वो इंडिकेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दीज कंट्रीज कैन डू बेटर देन दिस। व्हाट्स द रिलेवेंस ऑफ ब्रिक्स? उनका मानना है कि ब्रिक्स जो है G7 को टक्कर देने की कोशिश है, जो कि कभी होने नहीं वाला, क्योंकि G7 वेस्टर्न नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, उनका लेवल अलग है। तो यानी कि वेस्ट में एक तरह की नेगेटिविटी भी देखी गई मीडिया में। फिर मैंने सर्च किया कि यूएस का ऑफिशियल स्टैंड क्या आया है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर। तो देखिए, कभी कभी अगर आप तुल दे दें जिससे आपको खतरा हो तो वाकई खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप तुल ना दें तो उसका एक सिंबल, मतलब एक माना जाता है, उसकी एक ऑप्टिक्स जाती है कि ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, वी आर सेफ एंड सिक्योर, आवर इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू हैव एनी थ्रेट, वर्ल्ड ऑर्डर पर भी जो हमारा दबदबा है वो बना रहेगा। ये एक सिंबल जाता है इसका। कैसे? जैसे कि यूएसए ने कहा ठीक है, हर नेशन को आजादी है कि वो किस तरह की अलायंस, किस तरह की ग्रुपिंग में जाए, तो ठीक है, ब्रिक्स इज नॉट एन इशू। नाउ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी चल रही है रशिया की, उस दिशा से ब्रिक्स और ब्रिक्स का एक्सपेंशन ये सर्वाइवल का मुद्दा है रशिया का। कैसे? रशिया की इकोनॉमी मेजरली ऑयल पर डिपेंडेंट है, और जो सैंक्शंस वेस्ट की तरफ से लगे हैं उससे ऑयल के इस एक्सपोर्ट में कमी आई थी। तो जाहिर सी बात है, अब आप कहेंगे कि मतलब फिर ऑयल पे तो नुकसान हुआ, उससे अदर क्या नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि सैंक्शंस केवल ऑयल पे नहीं लगे। सैंक्शंस लगे कि जो व्यापार चलता था यूरोप से, यूएस से और अदर नेशन से, तो कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं रशिया की, उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि जो इंपोर्ट किए जाते थे कंपोनेंट्स और आपके मशीन के जो यू कैन से छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लस कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अदर फिनिश्ड गुड्स बनाने वाली फैक्ट्रीज के लिए जरूरी होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, अब वो नहीं पहुंच पाए। अब वहां पर जब फैक्ट्री बंद हुई तो रशिया की जो जनता है उन अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। तो ऐसे में रशिया को एक बात समझ में आ गई कि भाई देखो, जब बुरा समय आता है, किसी भी समय से आता, किसी भी कारण से, तो वी नीड टू मेक मेजर शिफ्ट। तो उन्होंने कहा अब हम ऑयल से डाइवर्सिफाई करेंगे अपने आप को, और ऐसे में ब्रिक्स एक अपॉर्चुनिटी, एक कारण। इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंडिया का आईटी सेक्टर, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बेस, ब्राजील का एग्रीकल्चर इनोवेशन और साउथ अफ्रीका का मिनरल रिसोर्स, अगर इनका कॉम्बिनेशन कर ले तो मुझे बताइए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में रशिया अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का जो बैंक है वो एक तरीके से अल्टरनेटिव है किसका? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये किसके द्वारा लीड किए जाते हैं? वेस्टर्न नेशन द्वारा। तो एनडीबी में तो इनका प्रभुत्व नहीं है, तो जाहिर सी बात है, इट कैन बी अ वे। तो ऐसे में जो सैंक्शंस के कारण कितने सारे जरूरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, अब एनडीबी के थ्रू मिल सकती है। तो एक तरीके से ब्रिक्स के थ्रू रशिया ये कहना चाहता है, अगर आप ब्रिक्स के दौरान मिस्टर पुतिन जी की स्पीच आपने देखी होगी, तो वो कहते हैं कि हम एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यानी कि यूक्रेन वॉर को वो दुनिया के लिए एक ऐसा वॉर बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा। कंसिडर करिए कि एक मौका है कि वेस्ट का जो वर्चस्व है, जिससे कि वो केवल अपना फायदा देखता है, दुनिया का फायदा नहीं देखता, ये मौका है कि दुनिया को रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए।
क्योंकि वो वेपनाइज कर रहे हैं डॉलर को, वो सैंक्शंस लगा रहे हैं जिसका नुकसान केवल मुझे हो रहा है। क्या इजिप्ट कह रहा है मुझे भी हो रहा है, अर्जेंटीना कह रहा है मुझे भी हो रहा है, तो रशिया कह रहा है देखो मैं तो कह ही रहा हूं ना तुम्हें, दरवाजे खुले हैं फिर आइए, राइट। तो जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है उसमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। अब आपके दिमाग में आएगा कि यही क्यों, कोई और क्यों नहीं? अभी हम जानेंगे यही क्यों। यूक्रेनियन वॉर से एक बात क्लियर हुई कि जो इससे पहले एफर्ट्स रशिया कर रहा था लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, अब उनको भुनाने का समय आ गया है। मतलब क्या है? रशिया का कहना है कि मैं ऑलरेडी फाइट कर रहा हूं वेस्ट की पावर और नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। रशिया का कहना है कि अगर आपके देश में आप वेस्ट का इन्वेस्टमेंट और वेस्ट के साथ ट्रेड डिपेंडेंस करके खुश हो रहे हो कि भाई ओह हम इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, तो वेस्ट इज नॉट रिलायबल। तो ये मौका है कि हमें अपनी इकोनॉमी को आपस में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जिससे डिपेंडेंस कम हो सके। ईरान से बेहतर इस बात को कौन जानेगा? ईरान ने कहा क्या बात कह दी रशिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वेस्ट ने मेरे खिलाफ सैंक्शंस लगाए, मैं तो पहले से ही भोग रहा हूं। भला हो चाइना का कि मैं उसको ऑयल एक्सपोर्ट कर पाता हूं, भला हो आपका कि हम दोनों आपस में कुछ ट्रेड कर पाते हैं। नहीं तो यूएस के सैंक्शंस की वजह से कितने सारे जो ट्रेडिशनल अलाय थे उन्होंने भी ईरान से एक स्टेप बैक ले लिया है। तो ईरान का अंदेशा शायद भारत की तरफ भी था। देखिए कभी मेजर ऑयल इंपोर्ट ईरान से हो रहा था, अब इंडिया जो है उतना नहीं करता ईरान से। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया और इंडिया उसके अल्टरनेटिव क्या कर रहा है वो तो हम दूसरी वीडियो में आएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि ये बात समझ में आ गई थी ईरान को कि रशिया, चाइना और ब्रिक्स में आएंगे तो बाकी जो ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं उनके साथ और ज्यादा ट्रेड एंगेजमेंट बढ़ पाएगा, राइट। उस समय इंडिया को भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए यूएस से टू काउंटर चाइना, राइट। वहां रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा होगा क्योंकि रशिया को चाइना की उतनी ही जरूरत है कि नहीं। ईरान की इकोनॉमी दुनिया की 22वीं मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है अगर सैंक्शंस लग जाते हैं तो चीजें आसानी से सप्लाई नहीं होंगी, सप्लाई नहीं होंगी तो महंगी होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल महंगी होंगी, राइट। तो किसी तरीके से उसने चाइना और रशिया के साथ एंगेजमेंट करके अपने आप को अफलोट किया हुआ था। अभी मैं जाऊंगा कि रशिया इनके साथ कैसे एंगेज कर रहा है, पहले मैं इन कंट्री वाइज प्रोफाइल आपको बता रहा हूं। सऊदी अरब चाहता है कि वो बैलेंस कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल पार्टनर यूएस को। सऊदी अरब नाराज है कि यूएस पिछले कई समय से उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया है ईरान से। ईरान में न्यूक्लियर डील, ओबामा जी ने कह दिया ठीक है हम न्यूक्लियर डील करेंगे, यानी कि ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाकर रख सकता है, जबकि इस फैसले के सऊदी अरब बिल्कुल खिलाफ था। तो सऊदी अरब को लग रहा है कि क्या कर रहे हो, मतलब ईरान को न्यूक्लियराइज होने दे रहे हो, उधर इराक में जो आपके ही सपोर्ट समर्थन में बने थे हुस्ने मुबारक उनका आपने साथ छोड़ दिया। तो यानी कि जिसको आप अपना एलाय मान रहे थे इराक की स्टेबिलिटी में, उससे आप पीछे हट गए। तो इसका मतलब है कि यूएस इज अनरिलायबल। यूएस ये नहीं सोच रहा कि इराक में अनस्टेबिलिटी होगी तो सऊदी का क्या होगा, और ईरान में अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, और ईरान और सऊदी की राइवलरी चल रही थी, अब कुछ चीजें शांत हुई हैं, चाइना ने उसमें एक रोल निभाया है। तो अब सऊदी को लग रहा है कि जब यूएस मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मैं भी अदर ऑप्शंस देखूंगा। तो अदर ऑप्शन क्या है फिर? ब्रिक्स है, राइट। तो जैसे मिस्टर बाइडेन ने कॉल किया था ड्यूरिंग दिस रशिया पर लगने वाले सैंक्शंस टू एमबीएस और कहा कि देखिए मिस्टर एमबीएस आपको ना अपनी ऑयल की सप्लाई को बढ़ा देना है। मैंने पूछा क्यों बढ़ा देना है? कहा क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं तो रशिया से तो ऑयल की सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कम हो जाएगा, और अगर सप्लाई कम और ऑयल की तो हर किसी को जरूरत है, तो मुझे बताइए भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? भाव बढ़ेंगे, और भाव बढ़ गए तो बाकी सारे नेशंस क्रिटिसाइज किसको करेंगे? यूएस को करेंगे कि भाई हमारा तो मुद्दा ही नहीं था यूक्रेन का, हम अफ्रीका में बैठे हैं, एशिया में बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों सफर करे? तो बाइडेन का कहना था इस समय सऊदी आपकी जरूरत है, आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दीजिए जिससे कि प्राइस ना बढ़ पाए क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। सऊदी ने कहा मैं किस खुशी में बढ़ाऊं भाई, मतलब हमारे पास ऑयल है लिमिटेड, आपने सैंक्शन लगाया इस वजह से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, हमारे पास यही लिमिटेड सप्लाई है जो हमारे रिजर्व्स हैं और इसी से हमारी मेजर इकोनॉमी की कमाई है, जल्दी ये खत्म हो जाएगी, आप सहारा देने आएंगे हमें? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, आपके लिए तो हम उतने महत्वपूर्ण भी नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बढ़ाएंगे। अब जब नहीं बढ़ाए और मार्केट में हो गया क्रंच तो भाव बढ़ गए ऑयल के, और बढ़ते हुए भाव का फायदा किसको हुआ? रशिया को हुआ। तो रशिया ने कहा सऊदी तुमने क्या कमाल किया है। यूएई
अब यूएई चाहता था कि इस मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में उसका दर्जा बढ़े, और इससे पहले वो अमेरिका के साथ भी अलाइनमेंट रखता था, लेकिन यूएई को रशिया से बहुत ही फेवरेबल टर्म्स मिल रही थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम तो नॉन वेस्टर्न रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, केवल वेस्ट पर अपना डिपेंडेंस नहीं रखेंगे। यूएई यानी कि दुबई को जरूरत है रशिया के ऑयल की, रशिया के गोल्ड की, जो कि फेवरेबल टर्म्स पे उसको मिल रहा है, राइट। तो ऐसे में उनका कहना है कि देखो यूएई का कि यूएस आप क्या पर्शियन गल्फ में स्टेबिलिटी ला पाए? नहीं ला पाए। अरे सऊदी और यूएई, इनसे मतलब सऊदी के नीचे है आपका यमन। यमन में जो इशू है, जो रेबल्स हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, क्या उनसे उस समस्या से कोई रिजॉल्व करा पाया यूएस? नहीं करा पाया। तो इनका कहना है कि यानी कि हमारी सुरक्षा का जिम्मा बता बता कर आपने पिछले कुछ दशकों में बहुत लेवरेज लिया है, अब वो समय नहीं रहेगा, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, अब अपने आप को मजबूत करेंगे। इजिप्ट तो वह है जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस रशिया यूक्रेन वॉर से और वेस्ट के सैंक्शंस से, राइट। क्योंकि इजिप्ट में जैसे ये सैंक्शंस लगे तो कितने सारे जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे, कितने सारे जो अदर इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ था, मतलब कितनी सारी कंपनीज हैं जो डॉलर किस लेकर आई इजिप्ट में और इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने डॉलर को वापस निकालना स्टार्ट कर दिया। अब इजिप्ट में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर हो गया कम। अब इजिप्ट जो इंपोर्ट करता है व्हीट, ऑयल एटसेट्रा, उसने कहा कैसे करें इंपोर्ट, क्योंकि डॉलर कम हो गया। तो ऐसे में महंगाई तो बढ़ी बढ़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया इजिप्ट में। तो इजिप्ट ने क्या कहना है कि भाई यूएस आपने जो कराया कि आप हमारे सपोर्ट में आए, नहीं आए। तो ऐसे में अब उनको लगता है कि रशिया अगर एक मेजर सपोर्ट हो सकता है, ब्रिक्स मेजर सपोर्ट हो सकता है, तो ठीक है भाई इनके साथ करेंगे। रशिया ने कहा इजिप्ट तुम टेंशन ही मत लो, डॉलर की समस्या है ना, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे और डॉलर को करेंगे साइड। डायरेक्ट जो रशियन बैंक्स हैं वो आपकी करेंसी को यहां पर जगह देंगे और आप डायरेक्ट रूबल में ट्रेड करिए हमसे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए आपको, हम एक्सपोर्ट करेंगे आपको, और जो अदर प्रोडक्ट चाहिए वो ब्रिक्स नेशंस मिलकर आपको एक्सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। इजिप्ट ने कहा ठीक है फिर तो क्या दिक्कत है, हम ऐसा करेंगे। रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो यूएस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींचा है, ब्रिक्स नेशंस बैठे हैं पैसा लगाने के लिए। इजिप्ट के बाद इथियोपिया, इथियोपिया के टिग्रे जो रीजन है वहां पर जो रिबेल्स हैं उन्होंने आतंक मचा रखा, सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी। यूएस का कहना था कि इथियोपिया आप इन टिग्रे रीजन में एक्शन मत लो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएंगे। तो इथियोपिया ने कहा कि भाई हमारा देश, हमारे यहाँ सिविल वॉर जैसी कंडीशन, हमें तो यूज करनी पड़ेगी पावर। तो फिर यूएस ने कहा कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही इथियोपिया, चलो तुम्हारे ट्रेड प्रिविलेजेस को हम हटा देते हैं, तुम्हारे जो फूड सप्लाईज हम देते हैं वो हम कम कर देते हैं। तो इथियोपिया ने कहा मतलब हमारा सिविल वॉर, हम उसको रिजोल्व करने के लिए हम पावर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और क्योंकि यूएस क्या करता है कि अफ्रीका, एशिया के कुछ ऐसे देश जो छोटे देश हैं, ये अभी डेवलप कर रहे हैं, उनको अपना सैटेलाइट बनाकर रखने के लिए कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ ट्रेड करोगे ना तो आपको इंपोर्ट टैक्स बेयर मिनिमम देना पड़ेगा, बेयर मिनिमम। तो इनके मजे आ जाते हैं कि चलो भाई एक्सपोर्ट आसानी से हो जाएगा, कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा हमारे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने, यूएस ने क्या कहा कि ठीक है अब हम ट्रेड प्रिविलेजेस आपका हटा रहे हैं। तो यानी कि इथियोपिया की जो फैक्ट्रीज हैं, अब वो जो पहले वहां पर बेच पा रही थी सामान, अब नहीं बेच पा रही, तो जॉबलेसनेस क्रिएट हो गई। तो इथियोपिया सोच रहा था समय समय की बात है, समय हमारा भी आएगा। तो ब्रिक्स ने ऑफर किया तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, समय तो आ गया है, अमेरिका के ऑर्बिट से बाहर निकलो, समय बदल गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं। अब हाउ ईच ऑफ देम आर बेनिफिटिंग रशिया, क्योंकि रशिया के सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सऊदी अरब 2018 से ही रशिया के साथ एंगेज कर रहा था। सऊदी अरब का नाम आपने सुना होगा, वो ऑलरेडी जो है ऑलरेडी कितनी सारी जो ऑयल सेक्टर की कंपनीज हैं रशिया में, ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पर वो निवेश कर रही है। जैसे नोवोवेंट में जो कि एक डिफेंस सेक्टर का नहीं, ऑयल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसमें 30% उन्होंने स्टेक लिया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आसान भाषा में। देखो ऑयल इक्विपमेंट सप्लायर हो, डिफेंस सेक्टर हो, नेचुरल गैस हो, तीनों जगह हमने सऊदी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाया है। तो सऊदी ने 30% शेयर लिया है रशियन ऑयल इक्विपमेंट सप्लायर में। 600 मिलियन डॉलर की डील करी है एक्चुअली रशियन एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस में। तो रशिया जो है लीज पर जो एयरक्राफ्ट देता है उस कंपनी भी 600 मिलियन डॉलर, साथ में नेचुरल गैस। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं रशिया के, उन सब जगह निवेश किया गया है। इसके अलावा सऊदी इससे नाराज है। आप कहोगे ये क्या है? सऊदी नाराज है अरब स्प्रिंग से। अरब स्प्रिंग जो शुरू हुई थी ट्यूनीशिया से, फिर मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट,
इस पूरे एरिया में हमने विरोध देखे। अब उसका कितनी जगह विरोध तो चलिए वो सप्रेस हो गए, लेकिन उसके बाद कितनी सारी जगह तो अनस्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल लीबिया में देखिए मोहम्मद गद्दाफी गए, लेकिन आज तक अनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में सऊदी का कहना है कि जो हमारे रीजन है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट और जो नदर्न अफ्रीका है, इसमें अनस्टेबिलिटी क्रिएट कराने वाला वो यूएस है। सीरिया में अभी तक जो है रेबल्स को पैसा प्रोवाइड किया गया, हथियार प्रोवाइड किए गए, और सीरिया में अनस्टेबिलिटी है। तो सऊदी का कहना है कि यूएस तुम तो वहां बैठे हो, लेकिन सीरिया में अनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट हम पर होगा, लीबिया में अनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट हम पर होगा, क्योंकि इस एरिया की इकोनॉमी से मेजर बेनिफिट लेना चाहता था, इस एरिया की स्टेबिलिटी से अपने आप को स्टेबल करना चाहता था सऊदी। वो नहीं हो पा रहा है, तो काफ कि फिर तो बदलाव लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब सऊदी का कहना है कि देखो इराक, ये रहा इराक, तो इराक में, इराक के साथ बॉर्डर है सऊदी का। इन्होंने कहा कि इराक में तुमने इतने साल अपना पैसा लगाया, हथियार लगाए, सद्दाम हुसैन को हटाया, कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो मिले नहीं, और अब जब तुम वहां से चले गए हो, सो व्हाट इज हैपनिंग। तो ऐसे में सऊदी देखता है कि जिसको एलाय बनाता उसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सीरिया के केस में रशिया ने अगर सपोर्ट किया बशर अल असद को, इससे पहले उनके फादर को, तो सपोर्ट कंटिन्यूड है। तो यानी कि सऊदी का कहना है कि रशिया सीम्स टू बी अ मोर रिलायबल पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर व्हेन इट कम्स टू रीजनल स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट। तो इससे आपको नहीं लग रहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर शिफ्ट लग रहा है, जहां यूएस अपने आप को प्रोजेक्ट करता था कि दिस यूएस इज द बिगेस्ट मोरल फोर्स और इस एरिया में स्टेबिलिटी का जिम्मा यूएस का, अब वो हमें यहां पर डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। सऊदी पहले से ही सस्पिशियस होकर सोचता है कि ये वेस्ट नहीं कराया है पूरा नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में अनस्टेबिलिटी, और जो रशिया है वो कहता है ये बात कि देखो मेजर एरियाज में अनस्टेबिलिटी का कारण यूएस है और मैं इसके खिलाफ हूं, तो हम मिलकर क्या करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। ईरान वाली डील से जैसी बराक ओबामा ने की थी, तो उस समय पर सऊदी इसका खिलाफत कर रहा था, कहा था कि तो खराब है, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यू किया गया। नाउ द ऑयल गेम, जो आपको बताया, उन्होंने कहा लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन फिर भी इन पर दबाव बना रहे थे कि आप जो है अपनी ऑयल सप्लाई को जो है बढ़ा दो, जिससे कि स्टेबल हो जाए ऑयल। उन्होंने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, ये तो मौका है कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर हम उतनी ही स्पीड से उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फायदा होगा, और बल्कि ये तो समय है अपनी सप्लाई को कम करने का, जिससे कि जो बना हुआ सामान है, क्रूड ऑयल है, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो भाई हर एक नेशन को अधिकार होना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलने का, राइट। अब इसका फायदा जो है मिस्टर पुतिन को, पुतिन ने कहा बहुत सही किया तुमने सऊदी, क्या बात है। तो ऐसे में इसका फायदा जो है वो पुतिन को सर्वाइवल में मिल गया। ईरान के साथ एक पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस चल रही थी, लेकिन अब वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो रही है। ईरान की इकोनॉमी सैंक्शन से परेशान थी, रशिया केम एज अ सपोर्ट। और इसके अलावा देखिए यहां पर ईरान आपको पता होगा कि ईरान डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी अमंग टॉप कंट्रीज, स्पेशली लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे में रशिया को इनकी जरूरत है, तो ईरान कह रहा है टेंशन ही क्यों ले रहे हैं, हम कैस्पियन के थ्रू यहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन। तो रशिया यहां से ईरान से लेगा कैस्पियन के थ्रू और यहां पर इसका इस्तेमाल करेगा। तो ईरान का कहना है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं हम उसको साइडलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस रीजन को हम कहते हैं कॉकस रीजन, जहां पर आप देख रहे हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। देयर आल्सो प्लानिंग कि यहां पर रोड एंड रेलवे रूट के थ्रू भी ईरान और रशिया कनेक्ट हो जाएं, जिससे कि अपनी जो ट्रेड है और जो डिफेंस है वो चलता रहे, राइट। साथ में ईरान को जरूरत थी कि इंटेलिजेंस के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए, और यूएस से हमें विशेष खतरा है। तो इससे पहले आपने सुना होगा कि जो ईरानियन आर्मी है, उनके जो सुलेमानी जनरल थे, उनको एक्चुअली सीआईए ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ईरान उस पर कह रहे थे कि कुछ बदला लेगा, लेकिन कुछ ऐसा बदला लिया नहीं था। तो शायद ईरान सही समय का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में उनको चाहिए बेटर इंटेलिजेंस। तो रशिया ने कहा टेंशन ही मत लो, हम आपकी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इंटेलिजेंस शेयरिंग हम आपके साथ करेंगे। यूएई के तो मेन मजे आ रहे हैं। कैसे? 68% का हमने जंप देखा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड फ्रॉम रशिया इन यूएई, यानी कि $9 बिलियन का ट्रेड हुआ है। रशिया के एक्सपोर्ट की बात करें जो यूएई में आ रहे हैं, 71% इंक्रीज हुआ है, $8.5 बिलियन। तो यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर से यूएई को तो फायदा हुआ। आप कहेंगे अच्छा यूएई को इतना फायदा क्यों, रशिया इतना यूएई पर मेहरबान क्यों है, आप ये शायद सोचेंगे। देखिए रीजन क्या है, यूएई कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट हब इन मिडिल ईस्ट विच इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू वेरियस अफ्रीकन इकोनॉमीज, स्पेसिफिकली नदर्न अफ्रीका। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि रशिया को भी खुद जरूरत है अपने अनाज और अपने एग्रीकल्चर अदर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की। तो रशिया के पास इतना कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए क्या यूएई सबको कंज्यूम कर सकता है? नहीं। मैंने क्या कहा, ट्रांसशिपमेंट हब है। तो एक तरीके से रशिया से यूएई में आएगा और यूएई फिर जगह जगह उसको एक्सपोर्ट कर देगा। तो मुझे बताइए, एक तरीके से वेस्ट देखता रह जाएगा और यूएई जो है रशिया को पैसा पहुंचाएगा, बीच में प्रॉफिट यूएई भी बनाएगा। भाई बिजनेस ऐसे ही होता है। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड में भी सेम है। तो कहने का मतलब है यूएई के थ्रू वो गोल्ड की सप्लाई अपनी जारी रखे। गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन की बात करें तो 40% जो रशिया का एक्सपोर्ट है यूएई में वो इन्हीं का होता है। तो यूएई का कहना है भाई हबीबी कम टू दुबई, और दुबई में तो गोल्ड का व्यापार आप सबको पता है काफी फेवरेबल है, दुनिया भर से गोल्ड वहां से जाता है, राइट। तो एक तरीके से जो यूएई है वो यहाँ पर रशियन एक्सपोर्ट को चैनलाइज करेगा इन डिफरेंट एरियाज। इसके अलावा खुद रशिया को कई चीजों की इंपोर्ट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर मशीनरी कंपोनेंट्स एटसेट्रा। तो यूएई का कहना है उसकी टेंशन भी आप मत लीजिए, हम अपने यहां से आपको एक्सपोर्ट करेंगे। आप कहेंगे यूएई कहां से बनाने लग गया? अरे यूएई दुनिया के अलग अलग देशों से लेता है और उसके बाद रशिया में पहुंचाएगा। तो एक तरीके से क्या है, यहां पर यूएई बेनिफिशियल हो जाएगा। इजिप्ट की परेशानी ये थी कि वेस्टर्न सैंक्शंस, वेस्टर्न अनरिलायबिलिटी। उन्होंने कहा कि हमें अल्टरनेटिव चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल आपको मिलेगा। इजिप्ट ने अभी रिसेंटली 34 रशियन फर्म्स को अपने यहां पर यू कैन से एम्पैनल किया है कि आप सी फूड की सप्लाई यहां पर करिए। उनको करेंसी की प्रॉब्लम थी कि हम डॉलर हमारे पास नहीं है, तो रशिया ने कहा रूबल में चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा मलेशियन ऑयल, इंडोनेशियन ऑयल, इससे भी सस्ता ऑयल, रशियन कुकिंग ऑयल इजिप्ट में पहुंच रहा है। तो मेजर जो है फूड इंडस्ट्री में जो क्राइसिस थे इजिप्ट के, उसको रशिया बहुत ही चीपर वे में रिजॉल्व कर रहा है। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में सीधी सी बात है, संबंध मजबूत करने का एक ही तरीका है कि यू कैन एक्चुअली हैव अ ऑफर विच इज बेटर देन अदर्स, राइट। अगर आप इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं तो आपके साथ रिश्ता बेटर होगा। अब देखिए इथियोपिया का टिग्रे वाला बात तो मैंने आपको बताई थी। मुद्दा अब यह है कि रशिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखिए यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो टिग्रे रीजन में तो अनस्टेबिलिटी है, इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री और रशिया और इनमें एक सॉफ्ट पावर का एंगल है। सॉफ्ट पावर का एंगल क्या है? वो है क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि दोनों के अंदर यहां पर मेजर जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, राइट। और तो जाहिर सी बात है इसमें एक सॉफ्ट पावर का एंगल भी हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि रशिया को चाहिए इस अफ्रीकन मार्केट के हिसाब से मतलब अफ्रीकन मार्केट को कनेक्ट करना अपनी इकोनॉमी से। तो ऐसे में इथियोपिया कैन बी अ मेजर यू कैन से अ लिंक टू दैट, राइट। तो इस वजह से इथियोपिया को यह ऑफर मिला है। डी डॉलराइजेशन, अब रशिया ने कहा देखो मैं तो झेल चुका हूं, मेरे तो इतने बड़े फॉरेन रिजर्व्स जो मैंने डॉलर में रखे हुए थे 2022 में, रशियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया क्योंकि वो डॉलर में थे। तो क्या कोई अपने साथ ऐसा कराना चाहेगा? ये सभी नेशंस एक ही सुर में बात कर रहे हैं कि भाई नहीं, यानी कि हमें डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। तो वो डॉलर का अल्टरनेटिव इन्होंने बात की है कि कॉमन करेंसी के थ्रू हो सकता है क्या। आई वॉज रीडिंग अनदर आर्टिकल बाय मिस्टर जिम ओनील। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक्स दिया था। मजे की बात यह है कि ही वॉज प्रेजेंट इन यूएस, was heading Goldman Sachs, a investment company. Then he gave this concept of brick. फिर वो बाद में जाके ब्रिक्स बन गया। इनका कहना यह है कि एक अल्टरनेटिव करेंसी स्टार्ट करना वो अभी एक डिफिकल्ट टास्क होगी कई सारे देशों के साथ, क्योंकि ब्रिक्स और जो इसका एक्सपेंशन है ये हाँ वेस्ट के खिलाफ अल्टरनेटिव की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पश्चिमी देशों के साथ जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, वो बहुत ज्यादा है। क्या आप 5 अगर टॉप एमएनसीज की बात करें जिसके प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, चाहे सर्विसेज को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, एप्पल, अमेजन एटसेट्रा, क्या इनके बिना आप अपने डिजिटल इंफ्रा के बारे में सोच सकते हैं? फिलहाल नहीं। तो हमारी इकोनॉमी से मेजर फायदा भी उनको हो रहा है और हमारी इकोनॉमी को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी में कितनी सारी यूटिलिटीज कर रहे हैं, कितनी सारी स्टार्टअप्स, कंपनीज आर यूजिंग दिस सर्विस एंड दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो लेकिन ये एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में एक सार्थक कदम है कि हम डिपेंडेंस को फिलहाल एटलीस्ट कम कर लें, राइट। प्लस जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, तो अब ये ग्लोबल साउथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन का और पुरजोर तरीके से यहां पर ये समर्थन देखने को मिलेगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब आप सोचेंगे आम भारतीय के लिए क्या फायदा है? आम भारतीय के लिए यह फायदा है कि अगर ये देश एंटी वेस्ट अगर एक फोकस रख रहे हैं और ब्रिक्स आपस में अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हर एक फील्ड में ओपन होने वाली है। नाउ ब्रिक्स एक्सपेंशन इज रिजल्ट ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वेयर रशियन एक्सेस इज प्लेइंग क्रिटिकल रोल।
तो इसी पॉइंट को तो हमने डिस्कस किया है कि भाई ब्रिक्स एक्सपेंशन को और ज्यादा सार्थक बनाने में सबसे ज्यादा रोल जो अगर प्ले करेगा वो रशिया प्ले करेगा, और इसी वजह से मैंने एक्सपेंशन वाले सभी मेंबर्स के साथ आपको रशिया का एंगल विशेष रूप से बताया है, क्योंकि उसके सर्वाइवल की बात है और वो लीड करने के लिए, खर्च करने के लिए ज्यादा तरीके से तैयार होगा।